हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1A को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 का ए में पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 और ये सब हल लिख रहे हैं हम। 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक। अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला है 20 और 40 के बीच, क्योंकि 20 और 40 भी हमारे सम हैं, लेकिन इनके बीच में निकालना है 20 और 40 को छोड़ करके। तो इनके बीच में कौन कौन सी होंगी? तो पहला होगा 22, फिर उसके बाद 24, ऐसे ही 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ठीक है ना। इसमें 20 और 40 इंक्लूड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच शब्द का प्रयोग कर दिया है, यानी कि 20 और 40 के बीच में जो होगा बस उसी को लिखना है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग 20 और 40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जो होगा उन्हीं को बस इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे बोला है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे हम हल सब लिख रहे हैं। अब इसने बोला है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं, उन्हीं को हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो बोला कि 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याएं बताइए क्या होगी, यानी कि 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन सी आएंगी। तो आपका पहला हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 7। इसके बाद तो कोई आएगा नहीं। ठीक है ना। तो यही हमारा बन जाएगा 2, 3, 5, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 2a+1 का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी मतलब इसके आगे का जो क्रम से आएगा वही पूर्णांक। अब जरा बताइए 2a+1 का क्रमानुयायी यानी कि 2a+1 के आगे क्या आएगा। ठीक है ना। यानी कि इसके क्रम में क्या आएगा इसके आगे। तो जब भी हम लोगों को क्रमानुयायी निकालना होता है तो हमेशा जिसका भी निकालना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 2a+1 का क्रमानुयायी निकालेंगे तो क्या होगा, 2a+2 हो जाएगा जब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये आपका 2a+2 हो गया। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ऐसे अब चौथा देख लीजिए। चौथा में बोला है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, जिस भी संख्या का निकालना होता है उस संख्या के चिन्ह को बदल देते हैं। तो वही हमारा हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम। अगर प्लस वाला होगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, अगर माइनस वाला होगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 प्लस चिन्ह के साथ है ना, तो इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये आपका चौथा आंसर हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा में बोला है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए जब योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उस संख्या के चिन्ह को बदलते हैं, यानी कि उस संख्या के चिन्ह के विपरीत कर देते हैं, प्रतिलोम कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उस संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी कि उस संख्या का प्रतिलोम कर देते हैं। ठीक है ना। तो योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह को प्रतिलोम कर देते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को प्रतिलोम कर देते हैं। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो यहाँ -5 का कितना हो जाएगा, 1/-5। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चाहे आप 1/-5 लिखिए या फिर हम इसी को -1/5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर परिमेय संख्याओं में चिन्ह को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया a/b, व्यापक रूप में आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। तो आप इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। कैसे कैसे, तो जो माइनस चिन्ह होगा वो आप वो इस तरह से ऊपर लिख सकते हैं, -a/b लिख सकते हैं, या फिर ये जो माइनस चिन्ह है वो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं a/b, जो बटा का चिन्ह दिख रहा है उसके एकदम सीधे में लिख सकते हैं, या फिर ये जो माइनस चिन्ह है वो हर में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो जो हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं उस परिमेय संख्याओं में जो चिन्ह लिखने का तरीका होता है वो तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला प्रयोग किया जाता है, ये वाला, ठीक है ना। लेकिन आप इन दोनों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको कहीं ना नोट्स में लिख सकते हैं स्टाइल डाल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो हमने बोला था जब भी हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो संख्याओं के चिन्ह को बदल देते हैं, वही हमारा बन जाता है उसका योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। बस इसी कंसेप्ट को आप याद रखिए, क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो छठा है आपका P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए जब भी हम लोगों को प्रतिलोम निकालना, योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो बस संख्याओं के आगे का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए P के आगे, देखिए आगे, अब यहाँ पे 2 शब्द आ गए आगे, और दूसरा कि कोई संख्या है अगर उसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो क्या चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सब पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे P के आगे हमने बोला ना, आगे का मतलब होता है लेफ्ट, किधर होता है लेफ्ट, यानी कि बाएं। जब भी हम बोले कि किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह है चाहे माइनस चिन्ह है तो आप किधर समझेंगे, लेफ्ट में समझेंगे, ठीक है ना। ये पहली बात, जब आगे हम बोलें तो इसका मतलब हमको बाएं साइड और समझना है, ठीक है। और अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो वह संख्या के आगे प्लस चिन्ह छिपा होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम बोले कि P के आगे कौन सा चिन्ह है, तो पहली बात तो हमने आगे बोला तो इधर समझेंगे, और चूंकि कौन सा चिन्ह छिपा है, प्लस चिन्ह छिपा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आगे की बात करेगा तो बाएं तरफ देखेंगे, और जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ होगा, ठीक है। तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो P के आगे प्लस चिन्ह है और हमको क्या, Q के भी आगे प्लस चिन्ह है। तो जब हम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इनके चिन्ह को बदल देंगे, विपरीत कर देंगे, तो प्लस का माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा -P - Q, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे अगला बोला था P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो जब हम P - Q का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इनके चिन्ह को विपरीत कर देंगे। तो P के आगे प्लस चिन्ह है तो P के आगे माइनस चिन्ह हो जाएगा, Q के आगे माइनस चिन्ह है तो Q के आगे प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो मन करें यही आंसर छोड़ दीजिए, या फिर देखिए Q के आगे प्लस है तो इसको पहले लिख लीजिए, और P के आगे माइनस है तो इसको बाद में लिख दीजिए, ये आप आंसर लिख दीजिए। तो आपका दोनों तरह से लिखना सही है। तो इस तरह से हमने देखिए छठवां क्वेश्चन कर दिया। अब 7वें नंबर पे आते हैं। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x कथन सत्य है, ठीक है ना। अब जरा बताइए, इधर 5, 3 और 2 दिख रहा है, और इधर 5, 3 और x दिख रहा है, यानी कि इधर 5 है, इधर भी 5, इधर 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन इधर 2 है, लेकिन यहाँ पे x है। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब x बराबर 2 हो गया तो यही हमारा हो जाएगा x का मान। अब अगर हम बोलें कि बताइए ये जो x का मान हमने 2 निकाला है ये किस नियम से आया है, तो देखिए यह क्या है, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा करके तीसरे में गुणा किया गया है, और यहाँ पे पहले दोनों का गुणा करके फिर तीसरे में गुणा किया गया है। और ये किसके लिए होता है, ये कौन सा नियम कहलाता है, यह साहचर्य नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यह x बराबर 2 किस नियम से आया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, ठीक है ना। अब आते हैं 8वें नंबर पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या बोला है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसके चिन्ह को विपरीत कर देना। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, चाहे आप योज्य प्रतिलोम बोलिए चाहे योगात्मक प्रतिलोम बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो अगर हमको a का योगात्मक प्रतिलोम चाहे योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -a होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हो जा रही हैं, a है तो -a हो जा रहा है, ऐसे 2 का निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई संख्या है कि जिसका हम योज्य प्रतिलोम निकालें तो वही संख्या ही मिल जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती है, वो है 0, ठीक है ना। यानी कि इसने पूछा था कि बताइए ऐसी कोई संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे, हाँ। तो कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या 0 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। तो लिख देंगे कि हाँ ऐसी
संख्याएं नहीं बोल सकते हैं, संख्याएं में बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी और यहाँ पे केवल एक ही होता है, इसलिए संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हाँ ऐसी संख्या एक है, ऐसी संख्या एक है। तो वो कौन सी संख्या है, तो इसके आगे लिख देंगे 0, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a एक सम संख्या है, सम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए a क्या है, a सम है। तो जब a सम है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए a-1 फिर गुणे a+1 क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। तो देखिए ये आप अंकों का उदाहरण लेकर के कर सकते हैं। मान लीजिए ये बोला है इसमें सम संख्या, तो सम संख्या हम ले लेते हैं 4। अब इसमें a-1 और a+1 किया है, तो a-1 और a+1 आप भी कर लीजिए। तो a का मान है 4, तो 4 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे रखेंगे 4, एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो देखिए जब a सम हो रहा है तो a-1 गुणे a+1 क्या हमको मिल रहा है, विषम मिल रहा है। तो वही यहाँ से पूछ रहा था कि अगर a सम है तो बताइए a-1 गुणे a+1 क्या होगा। तो हमने निकाला तो मिला विषम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विषम। तो ये हो जाएगा आपका 9वें का आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये मिटाते हैं, फिर 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। हमको संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। अब देखिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके मान लेते हैं संख्याएं। -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए अब हमको 5 और 7 का योग दर्शाना है। किस पे दर्शाना है, तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमेशा 0 से शुरुआत करते हैं, और जब धनात्मक होता है तो दाहिने साइड उठ जाते हैं, जब ऋणात्मक होता है तो बाएं साइड उठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है हमारा, धनात्मक है तो दाहिने साइड उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 5 बोला है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे, 5 खाना जाएंगे, 5 का मतलब 5 खाना। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गए यहाँ पे। अब जा करके यहाँ पे ऐसे अपना ये तीर गिरा देंगे। अब फिर उसके बाद क्या बोला, 7। तो अब हमने ऑलरेडी 5 पे पहुँच चुके हैं, अब 7 और हमको जाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे पहुँचा तो आ गए 12 पे। फिर अब हमने यहाँ से उठा और फिर यहाँ पे 12 पे आकर के पहुँच गए। तो इस प्रकार देखिए हमने 5 और 7 को जोड़ा किसकी सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से। तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को दर्शाना था। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स है, तो देखा जाए कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका पहला भाग लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। अब जो पहला मतलब ए इसमें दिया है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो कोई 2 धन अभाज्य पूर्णांक ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 3 और 5। अब ये 3 और 5 क्या है, ये दोनों धन अभाज्य पूर्णांक हैं। अब इनका गुणनफल कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, तो ये देखिए 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो हमने जब इन 2 अभाज्य धन पूर्णांकों का गुणन किया तो हमको 15 मिला। और ये 15 क्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्यों, भाज्य क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। तो ये देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यानी कि इसके देखिए 4 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये भाज्य होगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, सभी अभाज्य धन पूर्णांकों का गुणनफल अभाज्य होता है, जबकि हमको क्या मिल जा रहा है, भाज्य मिल जा रहा है। इसका मतलब ये जो आपका पहला कथन है ये असत्य है, ठीक है ना। यानी कि पहला कथन असत्य हो गया, ठीक है। अब दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है।
तो यही 3 और 5 ले लीजिए। तो 3 और 5 को हम जोड़ें तो हमको कितना मिल जाएगा 8। तो ये 3 और 5 अभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन हमने जब इनको जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, भाज्य मिल गया। तो इसका मतलब ये जो आपका कह रहा है दूसरा कथन ये भी गलत है, ठीक है ना। ये दूसरा क्या कह रहा है कि जो धन अभाज्य पूर्णांक होते हैं इनका योगफल सदैव अभाज्य होता है, और जबकि हमको भाज्य मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी यानी कि बी वाला भी असत्य हो जाएगा। अब सी वाला देखा जाए। सी क्या है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखते हैं कोई हम दो पूर्णांक लेते थे, यही 3 और 5 ले लेते हैं। यहाँ पे पूर्णांक की बात किया है तो पूर्णांक में कोई ले सकते हैं, भाज्य अभाज्य सम विषम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दो पूर्णांक ले लिया, और ये दोनों कैसे लेंगे, तो ये दोनों ऋणात्मक में लेंगे, क्योंकि उसमें बोला है कि दो ऋण पूर्णांक, तो दो ऋण पूर्णांकों का योग हमेशा ऋण पूर्णांक होता है। तो ज़्यादा देखा जाए तो -3 में हमको -5 जोड़ने हैं। जब -3 में -5 जोड़ेंगे तो इसको सॉल्व करें तो -3 ब्रैकेट हटेगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस मिलता है, और जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -8। अब देखिए हमने दो ऋण पूर्णांक लिए थे -3 और -5, जब हमने इनको जोड़ा तो हमको मिल गया -8। यानी कि देखिए ऋण पूर्णांक में जब हमने ऋण पूर्णांक जोड़ा तो हमको ऋण पूर्णांक ही मिला। इसका मतलब ये जो तीसरा कथन है ये सत्य है, क्योंकि इसमें बोला है कि ऋण पूर्णांक में ऋण पूर्णांक को जोड़ने पे हमको ऋण पूर्णांक मिलते हैं, और हमने इस ऐसा देखा तो हमको मिला भी। इसका मतलब ये आपका कथन सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी असत्य हैं और सी वाला सत्य है। तो इस तरह से हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए यहाँ पे देखिए ए क्या है, कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है। तो हम लोगों को दिखाना क्या है, हम लोगों को दिखाना है कि ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये क्या है, ये 24 से विभाजित है। ठीक है ना। अब ये 24 से विभाजित होंगी तो हम लोगों को यही दर्शाना है। अब ये कैसे हम लोग दर्शाएंगे, चाहिए इतना 24 से विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। देखिए जब इस तरह से हम लोगों को प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं, ए के मान रखते जाते हैं। तो 2-3 मान रख करके देख लेते हैं कि 24 से विभाजित है कि नहीं, और इसी क्रम से हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई ये हमेशा ए के सभी मानों के लिए क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो पहले हम जांच करेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर 1 रखने पे, जब ए बराबर 1 रखेंगे तो हमको ए प्लस 1 ए प्लस 2 और ए प्लस 3 क्या मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे ए के जगह पे 1 रखेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए के जगह पे 1 रखा और 2 को जोड़ा तो 3, और यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 4। अब इनका गुणा होगा तो कितना होगा, 24 होगा। देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो 24 ही मिलेगा। तो देखिए ए बराबर 1 रखने पे जो हमको ये मिला वो 24 मिला, और 24 देखिए 24 से विभाजित है। ठीक है ना। चलिए ये तो अभी हमने पहला लिखा, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसी तरह से ए बराबर 2 रख करके देख लेते हैं, ऐसे 2-3 बार रख करके देख लेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कि ये हमेशा 24 से विभाजित होंगे। ठीक है ना। तो ए बराबर 2 रखेंगे तो हमको ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये क्या मिलेंगे। तो देखिए अब 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 2 3 6, 6 चौका 24 और 24 5 120। तो देखिए यहाँ पे 2 3 6, 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 5। तो ये भी देखिए ये भी आपका 24 से विभाजित है। कितनी बार में विभाजित है, तो 5 बार में विभाजित है। देखिए विभाजित होने का मतलब हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने विभाजित का पूरा नियम बताया, उसके लिए 5 कंडीशनें होती हैं। देखिए उसी कंडीशन का ये आपका है चौथा कंडीशन, कि क्या होता है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, उनका गुणनखंड कर सकते हैं, किसके में, जिससे वो विभाजित होता है। तो देखिए ये संख्या हमारा टोटल 24 से विभाजित है, तो इसलिए देखिए हमने इसके 24 के पदों में इसका खंडन कर दिया। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यह 24 से विभाजित
है। कितनी बार में विभाजित है? तो 5 बार में विभाजित है। इसको नंबर 2 दे देते हैं। इसी तरह से a बराबर 3 रखने पर, तो जब a बराबर 3 रखेंगे तब देखा जाए कि इसका मान क्या मिलता है। तो रखेंगे तो इधर 3 होगा, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब फाइनली अब इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? तो देखिए 3 चौके 12, 12 पच्चे 60 और 60 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 360। ठीक है ना। अब देखिए अब हमको 360 मिल गया। अब ये 360 देखिए 24 से विभाजित हैं, 24 से विभाजित हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे 6 का 4 में गुणा कर देते हमको 24 मिल जाएगा ना, और इस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15। तो हम इस 360 को 24 गुणे 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देते हैं समझने के लिए। तो इसको हम 24 गुणे 15 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका 360 मिला है 24 का 15 में गुणा करने पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो 360 है ये 24 से विभाजित है। कितनी बार में विभाजित है? तो 15 बार में विभाजित है। तो इस प्रकार देखिए 1 बराबर 1 रखें तब भी 24 से विभाजित हुआ, 2 रखें तब भी 24 से विभाजित हुआ, 3 रखें तब भी 24 से विभाजित हुआ। तो ऐसे ही हम a का मान रखते जाएंगे तो हमेशा ये 24 से विभाजित होता रहेगा। तो हम इसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि a के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए a+1, a+2, a+3 24 से विभाजित होंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार ठीक है ना, इसी प्रकार सभी होंगे। तो लिख देंगे कि अतः इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना। तो अतः a के सभी धन पूर्णांक के लिए a+1, a+2, a+3 24 से विभाज्य या फिर 24 से पूर्णतः विभाजित हैं चाहे होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, इसको मिटा देते हैं, फिर 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि a सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी। देखिए यहाँ पे a सम है और b विषम है, और यहाँ पे कुछ संख्याएं इसमें लिखा है, पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सी सम होंगी, ये हम लोगों को बताने हैं। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? a² है, b² है, a+b है, a गुणे b है, फिर उसके बाद है a+1 है, फिर अगला है आपका b और b+1 है। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों को अब छांटने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम धन पूर्णांक, तो देखा जाए कौन कौन से होंगे। जो होंगे उनको हम कैटेगराइज करके लिख देंगे। अब देखिए a सम है, तो जब सम संख्या है तो सम का वर्ग क्या होता है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 4, अब 4 सम है, अब 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 16। अब ये 16 भी कैसा मिला है? 16 भी हमारा सम ही मिल रहा है, इसीलिए सम धन पूर्णांक में आपका a² सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि अगर a सम होगा तो इस सम का वर्ग करने पर भी हमको सम ही मिलेगा, इसीलिए ये सम के कैटेगरी में आ गया। चलिए आगे आते हैं b क्या है? विषम है। तो विषम का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो मान लेते हैं कि वो संख्या 3 है जो कि विषम है। अब विषम मतलब इनका वर्ग क्या मिलेगा? 3 का वर्ग 9 मिलेगा। तो देखिए विषम का वर्ग भी हमको विषम ही मिल रहा है, इसका मतलब ये जो b² ये विषम मिलेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, केवल हमको सम धन पूर्णांक को ही लिखने हैं, तो इसको छोड़ दिए, खत्म। अब a+b, a है हमारा सम, b है विषम। तो जरा सम में विषम को जोड़ा या देखें क्या मिल रहा है। तो हमने 4 और 3 को ले लिया। देखिए 4 है हमारा सम और 3 है विषम, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। तो इसका मतलब
अगर सम में विषम को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। देखिए इस तरह के बहुत सारे हम टॉपिक या फिर नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल इजी मैथ में भेजे हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, कि मतलब सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या में विषम संख्या का गुणा करते हैं, चाहे परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, ये सब हम पूरा का पूरा डिटेल में नोट्स बना करके इजी मैथ वाले टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं, आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी भी क्या हो गया, हमारा विषम हो गया। अब आते हैं a गुणे b में, तो a है हमारा सम, तो सम में 4 ले लेते हैं और विषम में ले लेते हैं 3। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 क्या है, सम है, इसीलिए a गुणे b आपका सम के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं a और a प्लस 1 पे। तो a है हमारा सम, तो सम में आपका ले लेते हैं 4, और यहाँ पे सम में 4 लिए हैं, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 भी हमारा सम है, इसका मतलब आपका a और a प्लस 1 भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, सम के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक और बचा है उसको देख लेते हैं, ये b प्लस 1। तो b हमारा कैसा है, तो b हमारा विषम है। देखिए यहाँ पे, तो विषम में ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे रख दिए 3, फिर गुणे, अब 3 में जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 4, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। अब ये 12 कैसा है, सम है, इसीलिए ये आपका b प्लस 1 सम के कैटेगरी में आ जाएगा, यही आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 13 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस को। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका कथन सत्य और सत्य वाला ही है, लेकिन ये किस नियम के या फिर किस गुणधर्म के कारण ये सत्य हैं ये हमको बताने हैं। तो देखिए आपका 14 का ए है, 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 अकेला है और यहाँ पे 3 दोनों के जगह पे चला जा रहा है, यानी कि वितरित हो जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यह सत्य है, लेकिन किस नियम के कारण सत्य है, तो वितरण नियम के कारण सत्य है। और इसी वितरण नियम को हम लोग एक और नियम से जानते हैं, नाम से, जो है बंटन, बंधन हो गया, बंटन है। ठीक है। चलिए अब बी वाला देखिए, बी में क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 9 ऐसे है बराबर 3 प्लस 5 और फिर यहाँ पे हो गया प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 को जोड़ने के बाद पहले में जोड़े हैं, और यहाँ पे क्या है, पहले 2 को जोड़ के फिर लास्ट वाले को जोड़े हैं, तो ऐसा किस नियम के कारण होता है, तो ऐसा साहचर्य नियम के कारण होता है। तो ये हो जाएगा साहचर्य नियम। ठीक है। अब चूंकि देखिए आप इसका एक और तरह से बोल सकते हैं, चूंकि ये योग में है ना, तो ये योग के साहचर्य नियम से, और चूंकि ये क्या थे, गुणन में थे ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुणन योग पर वितरित होता है उस नियम से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर केवल साहचर्य नियम वितरण नियम लिख देंगे तब भी आपका सत्य है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए आप 3 में 2 का गुणा करेंगे तब भी आपको 6 ही मिलेगा, या फिर आप 2 में 3 का गुणा करेंगे तब भी 6 ही मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि इनके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन इनके क्रम में अंतर आ जा रहा है। पहले 3 था, बाद में 2 था, अब यहाँ पे क्या, पहले 2 आ गया, बाद में 3 आ गया, यानी कि इनके क्रम को बदल दिया गया ना, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, यानी कि क्रम विनिमय नियम के वजह से ये सत्य है। अब डी वाला देख लीजिए, डी वाला है आपका 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, और इसमें बोला है कि ये a बराबर 3 है। तो ये कैसे है, तो ये देखिए ये है आपका निरसन नियम के कारण। देखिए 5 और 5 निरस्त हो जाएंगे तो a बराबर 3 मिल जाएगा। तो ये किस नियम के कारण a बराबर 3 निकला है, तो ये निरसन नियम के कारण। ठीक है। और चूंकि ये देखिए जो 5 और 5 खत्म हुए हैं वो दोनों के दाहिने तरफ थे, इसीलिए हम लोग इसको दायां निरसन नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या दायां निरसन नियम। तो चाहे दायां निरसन बोलिए चाहे निरसन नियम बोलिए, सत्य है आपका। लेकिन दायां निरसन नियम बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, या क्योंकि देखिए ये दाहिने साइड हो रही है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो
15 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो -5, -2, 0, 1, 2, 5 इनको हमको संख्या रेखा पे दर्शाने हैं। तो पहले हम ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। बीच में आपका 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम लाइनें मतलब लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे सभी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बोला है पहले -5, तो -5 माइनस की वजह से ये बाएं तरफ जाएगा। कितने खाने? तो 5 खाने। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आ गए यहाँ पे। अब इसी को गाढ़ा कर लेना है, इसी को नाम दे देते हैं ए। और फिर यहाँ पे -2 है, माइनस की वजह से बाएं साइड उठ जाएंगे और कितने जाएंगे? 2 खाने जाएंगे। तो 1 और 2 आ गए यहाँ पे। तो इसको गाढ़ा कर देंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे बी। फिर 0 है तो 0 यही है, इसको नाम दे देंगे सी। फिर 1 है, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो दाहिने साइड उठ जाएंगे। कितने? तो एक ही खाने, तो यहाँ पे इसको गाढ़ा कर देंगे, आ जाएगा आपका डी। अब ऐसे 2 है तो 2 प्लस में है तो दाहिने साइड हो जाएंगे। कितने खाने? 2 खाने, तो हमको ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई। इसी तरह से 5 है, प्लस में है तो दाहिने साइड हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गए हमने यहाँ पे। अब यही नाम रख देंगे एफ। तो देखिए इस तरह से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार देखिए हमने प्रश्नावली 1A को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप भी अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। और देखिए जब हम प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम आपको कुछ स्टाइल डाल के लिखवा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि वही आपके की पॉइंट्स हैं, वही आपका बेसिक है। अगर वो चीज़ें आप सीखे रहेंगे तो आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल करेगा।